हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो से हम इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इग्नू के हम 2020 के पीवाई की स्टार्ट कर रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिससे कि आपको 50 एमसीक्यूज एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं आपको उसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपको वो उसी से रिलेटेड आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे हटकर आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसी के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो आपको अच्छी तरीके से सारे एमसीक्यूज को देख लेना है, सारे पीवाईक्यूज को अच्छे तरीके से देख लेना है। आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ मैंने जैसे कि आपको स्क्रीन पर बता चुकी हूँ, इसके पहले भी काफी वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है कि हमारे इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका सेशन है 2022-2023 के लिए हमारे जो बैचेस है स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्द से जल्द आपको इंटर करना है हमारे बैचेस में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नंबर आपके साथ हाईलाइट हो रहा है हमारा हर एक स्लाइड में नंबर। तो आपको जल्द से जल्द बैचेस को ज्वाइन करना है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के हम सेशंस को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। सो एमसीक्यू से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। 50 एमसीक्यूज जो होता है आपको उसमें एक क्वेश्चन जो होता है, एक एमसीक्यूज जो होता है 4 मार्क के लिए होता है। तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और रिमेनिंग 100 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो 100 मार्क्स फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पूछा जाएगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको एग्जामिनेशन में भी सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लेकर आना ही है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स के थ्रू आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी 100 में से 85 टू 90 मार्क्स तक आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है। हमारा ये 90% गारंटीड कोर्स है, जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थियोरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। मॉक टेस्ट है, टोटल 10 मॉक टेस्ट है। देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं एंड 1500 प्लस रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ। और ये जो सारा कोर्स है आपको दोनों लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो काफी, जैसे कि मैंने आपको कहा, 90% हमारा जो कोर्स है वो हमारा जो है टेस्टेबल कोर्स है। 90% स्टूडेंट्स हमारा हर टाइम सारे जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है 90% एंड अबव रिजल्ट होता है। तो याद रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके एग्जामिनेशन की भी डेट रिलीज हो चुकी है, तो आपको जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज, निराकरणीय परिकल्पना को स्वीकारना जब ये गलत हो। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने क्या करा, आपके नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। कब? जब ये फॉल्स थी। तो ये कौन सा एरर कहलाएगा? मतलब आपने जो आपके जो निराकरणीय परिकल्पना है उसको स्वीकार लिया। कब? जब ये गलत थी। तो ये कौन सा त्रुटि कहलाएगी, मतलब ये कौन सा एरर होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आपको ये टेबल को याद रखना है। सो याद रखिएगा, आप आपके रिसर्च में आप हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, उसी को हम कहते हैं एरर्स, और जिसे हम त्रुटि कहते हैं। तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट कर लेते हो। तो जैसे कि एरर्स में आप क्या करते हो, कुछ मिस्टेक्स कर लेते हो। सो उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को हम इस टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर नल हाइपोथेसिस, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रियलिटी में, रियल में ट्रू है। आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन आपने इसको क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया। तो ये कौन सा एरर कहलाएगी? आपका टाइप 1 एरर, मतलब आपकी टाइप 1 त्रुटि।
आपने क्या करा, नल हाइपोथेसिस ट्रू थी फिर भी आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, सो ये आपका हो जाएगा टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या होता है, आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, मतलब आपकी जो निराकरण परिकल्पना होती है ये गलत होती है, फॉल्स होती है, फिर भी आपने इसको क्या करते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आपने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, कब, जब ये गलत थी, मतलब जब ये फॉल्स थी, तो ये कौन सा एरर हो जाएगा आपका, टाइप 2 एरर हो जाएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आपने आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया, कब, जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी वो फॉल्स थी, मतलब आपकी जो निराकरण परिकल्पना है वो उसको आपने स्वीकार कर लिया, कब स्वीकार कर लिया, जब वो गलत थी। तो आप याद रखिएगा, जब भी आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करते हो, कब, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, तब ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा टाइप 2 एरर, जिसे हम कहते हैं टाइप 2 त्रुटि। सो अगर आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, कब, जब वो फॉल्स है, तो ये आपका टाइप 2 एरर होता है, मतलब कि जो निराकरणीय परिकल्पना है आप उसको स्वीकार ले रहे हो, कब, तब ये गलत हो, तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। सो टाइप 1 एरर हमने जैसे देख लिया, टाइप 1 एरर कब अगर होता है, जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये ट्रू होती है लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो ये हो जाता है आपका टाइप 1 एरर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन विकल्प भी आपका सही उत्तर नहीं होगा इस क्वेश्चन का। उसी तरीके से ऑप्शन सी आपको गिवन है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस सैंपल स्टैटिस्टिक, मतलब आपके पॉपुलेशन की आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप उसको पुट करोगे और माइनस करोगे, एंड देन आपको सैंपल से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है आप वो करोगे, उनको माइनस करके आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका हो जाएगा सैम्पलिंग एरर, जिसे हम कहते हैं त्रिदर्श त्रुटि। तो ये त्रिदर्श त्रुटि भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं होगा, सही आंसर नहीं होगा। देन ऑप्शन डी इज स्टैंडर्ड एरर, जिसे हम कहते हैं मानक त्रुटि। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन, आपको सैंपल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, सैंपल से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप उसको ग्राफ में कन्वर्ट करते हो और आप देखते हो कि ये कितना स्प्रेड आउट है, तो इसी को आप कहते हो कि ये स्टैंडर्ड एरर बताता है, कितना ज्यादा कितना कम स्प्रेड है, कितना ज्यादा स्प्रेड है, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें इस बारे में भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। सो अगर आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कब, जब ये फॉल्स है, तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर, मतलब टाइप 2 त्रुटि। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। शोध रिपोर्ट में दी गई संदर्भ ग्रंथ सूची। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके रिसर्च रिपोर्ट में जो बिब्लियोग्राफी लिखते हो तो वो क्यों लिखते हो, उसका पर्पस क्या होता है लिखने का, बिब्लियोग्राफी का मतलब आपकी जो शोध रिपोर्ट होती है उसमें आपका संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होती है, अब आपकी शोध की रिपोर्ट में क्यों लिखते हो आप बिब्लियोग्राफी, उसका मोटिव, उसका पर्पस क्या होता है, हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में। सो बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। आपको याद रखना है बिब्लियोग्राफ को हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि अगर आप आपकी रिसर्च में किसी और रिसर्चर के अगर आप आपकी शोध में किसी और शोधकर्ता के इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उनका कंटेंट यूज कर रहे हो, तो आपको उस शोधकर्ता का प्रॉपर नेम मेंशन करना होता है, मतलब जो भी आपने जिस भी रिसर्चर का आपने कंटेंट लिया होता है, इंफॉर्मेशन ली होती है, उनका प्रॉपर आपको नेम मेंशन करना होता है, उसे हम कहते हैं रेफरेंसेस। अब आपकी जो बिब्लियोग्राफी होता है, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अगर आप आपकी रिसर्च में कुछ बहुत सारे रेफरेंसेस यूज कर रहे हो तो हम उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी आप आपके रिसर्च रिपोर्ट के एक्स्ट्रा चैप्टर्स में लिखते हो, जो सप्लीमेंट्री चैप्टर्स होते हैं उसमें आप आपके बिब्लियोग्राफी को लिखते हो। सो याद रखिएगा बिब्लियोग्राफी क्यों हम लिखते हैं रिसर्च रिपोर्ट में, जाके जो रीडर्स है आपके, जो भी आगे रीड करेगा आपके रिसर्च रिपोर्ट को, और उसमें जो भी पर्सन का इंटरेस्ट होगा, ताकि वो उनके इंटरेस्ट एरिया को हेल्प कर सके, वो आगे फर्दर और रिसर्च कर सके, इसलिए बिब्लियोग्राफी लिखा जाता है आपके रिसर्च रिपोर्ट में। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। भावी शोध के इच्छुक शोधकर्ताओं के लिए
सहायक होती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। मतलब जो भी आगे रिसर्च करने वाले हैं, फर्दर रिसर्च में जिसको और इंटरेस्ट होगा उस टॉपिक में, वो उस टॉपिक को देखकर आगे और रिसर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। सो बिब्लियोग्राफी का मेन एम यही होता है, इसीलिए हम रेफरेंसेस लिखते हैं ताकि जो दूसरे रीडर्स है उनका इंटरेस्ट अगर कुछ टॉपिक में तो वो आगे फर्दर रिसर्च कर सके। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, शोधकर्ताओं के विस्तृत ज्ञान को दर्शाती है। नहीं, हम बिब्लियोग्राफी इसलिए नहीं लिखते हैं कि दिखावा कर सके रिसर्चर, मतलब उनकी जितनी नॉलेज है उनका शो ऑफ कर सके, इसलिए बिब्लियोग्राफी नहीं लिखा जाता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी हैज टू बी एग्जॉस्टिव, मतलब संपूर्ण होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी बिब्लियोग्राफी, ये ऐसा, ये भी ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी होल्ड्स नो वैल्यू टू रिसर्च, आपकी बिब्लियोग्राफी का कोई वैल्यू नहीं होता है रिसर्च में, ऐसा नहीं होता है। बिब्लियोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च, आपको लिखना ही होता है, नहीं तो आपकी रिसर्च जो हो जाएगी वो प्लेजरिज्म के अंडर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। तो बिब्लियोग्राफी का मेन एम होता है हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प ए है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्नोबॉल सैंपलिंग इज, स्नोबॉल नमूना चयन। इस क्वेश्चन में हमें स्नोबॉल सैंपलिंग की डेफिनेशन फाइंड आउट करना है। सो हम इस फिगर के थ्रू देखेंगे कि स्नोबॉल सैंपलिंग होती क्या है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, तो इस फिगर में हम देखेंगे कि स्नोबॉल सैंपलिंग मतलब स्नोबॉल नमूना चयन क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर ये है आपका रिसर्चर, मान लीजिए ये रिसर्चर है। अब रिसर्चर यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि ऐसे पर्सन जो ड्रग लेते हैं, जो ड्रग कंज्यूम करते हैं। तो रिसर्चर को ये एक दो सैंपल्स मिल गए, रिसर्चर को रिस्पोंडेंट्स मिल गए। सो यहाँ पर जो ड्रग लेते हैं वो खुद से तो आगे नहीं आएंगे, तो यहाँ पर जो आप रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट ही आगे और लोगों को कलेक्ट कर कर लाएंगे जो उनको वो पहचानते हैं। तो उसी तरीके से ये भी रिस्पोंडेंट और दूसरे रिस्पोंडेंट को कलेक्ट कर कर लाएगा। फिर इनके थ्रू ये भी हो सकता है और लोगों को कलेक्ट कर कर लाए, फिर ये पर्सन भी और लोगों को कलेक्ट कर कर लाएंगे, फिर ये पर्सन भी और लोगों को कलेक्ट कर कर लाएंगे। इसी तरीके से इस साइड भी इस पर्सन ने जैसे 3 लोगों को कलेक्ट कर कर लाया, फिर ये पर्सन और 3 लोगों को कलेक्ट कर कर ला सकता है, ये और जितने भी उनके पहचान में लोग हैं, फिर ये और एक को कलेक्ट कर कर लाएगा। इस तरीके से स्नोबॉल सैंपलिंग में रिसर्चर के पास एक दो लोग, रिसर्चर को एक आध रिस्पोंडेंट मिल जाते हैं और वो रिस्पोंडेंट आगे और दूसरे रिस्पोंडेंट को कलेक्ट कर कर लाते हैं और वो उनका सैंपल बन जाते हैं और इस पर रिसर्च अपनी रिसर्च स्टडी परफॉर्म करते हैं। सो इस तरीके से रिसर्चर स्नोबॉल सैंपलिंग में रिसर्च परफॉर्म करते हैं अपने सैंपल्स पर। अब स्नोबॉल सैंपलिंग की डेफिनेशन क्या होगी, हम एक एक कर सारे ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, सही विकल्प क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का। तो ऑप्शन ए डन फॉर सैंपल ऑफ मोर देन 100 पीपल, मतलब 100 से अधिक लोगों के नमूने के लिए किया जाता है। नहीं, स्नोबॉल सैंपलिंग सिर्फ 100 से ज्यादा लोगों के लिए नहीं किया जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग की जो डेफिनेशन नहीं होती कि स्नोबॉल सैंपलिंग में आप 100 पीपल से ज्यादा लोगों पर ही आप सैंपल करते, आप रिसर्च आपकी परफॉर्म करोगे, नहीं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी डन व्हेन मेनी चॉइसेस ऑफ सैंपल आर देयर, वो चॉइसेस आपके जो आपके पास बहुत सारे चॉइस हो गए तब आप स्नोबॉल सैंपलिंग परफॉर्म करते हो कि नहीं। तो ये भी आपका ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, किया जाता है जब नमूना चयन के कई विकल्प होते हैं। नहीं, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हो गए तो आप स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज नहीं करोगे, ये स्नोबॉल सैंपलिंग की डेफिनेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी गलत हो गया। देन ऑप्शन सी a sampling technique that works like chain referral, मतलब एक नमूना चयन तकनीक है जो श्रृंखला रेफरल की तरह काम करती है। यस, नमूना चयन जो आपकी एक चैन की तरह, चैन रेफर करती है, मतलब आपकी चैन रेफरल की तरह काम करती है। किस तरीके से, जैसे आपने यहाँ पर 2 लोगों को कलेक्ट कर लिया, 2 लोगों को अपने 2 रिस्पोंडेंट हो गए, आपके 2 सैंपल्स हो गए, फिर ये सैंपल्स और लोगों को कलेक्ट कर कर लाएंगे, फिर ये लोग और लोगों को कलेक्ट कर कर लाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर एक चैन बन रही है। सो याद रखिएगा, स्नोबॉल सैंपलिंग जो होती है आपकी एक चैन रेफरल होती है, जिसमें आप एक चैन की तरह सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट,
व्हाट इज योर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम, दिस इज, आपका पसंदीदा टेलीविजन कार्यक्रम कौन सा है। सो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कौन से टाइप का क्वेश्चन होगा। सो व्हाट इज योर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम, मतलब आपका फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम क्या है। तो ये कौन से क्वेश्चन होगा, या ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन होगा, या फिर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। मतलब आपका पसंदीदा टेलीविजन कार्यक्रम कौन सा है, ये आपका परिबद्ध प्रश्न होगा, प्रश्नात्मक प्रश्न होगा, या फिर एक खुला प्रश्न होगा, हमें ये पता करना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपका एक टेलीविजन, एक फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम है, आप उसका बताया, आपका एक पसंदीदा टेलीविजन कार्यक्रम है, आप उसका नाम बताओगे तो कुछ स्पेसिफिक नाम होगा, बस आप उसका एक नाम ही बताओगे, जैसे किसी का स्टार प्लस, जी टीवी, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक नाम है, ये आपका टेलीविजन का एक नाम है। तो आप एक स्पेसिफिक नाम है, यहाँ पर आपको कोई डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको बस आपका टेलीविजन का नाम बताना है। तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं परिबद्ध प्रश्न। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप यस नो टाइप, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस देखोगे, और जिसमें आप स्मॉल वर्ड में आंसर करोगे, जिसमें आप आपकी पूरी ओपिनियन को आगे नहीं रखोगे, उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विकल्प ए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी एन ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं प्रश्नात्मक प्रश्न। मतलब आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि किसी के ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हो, आप किसी के ऑब्जर्वेशनल क्या होता है, किसी को ऑब्जर्व कर कर आप कुछ बता रहे हो। सो यहाँ पर आप किसी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं खुला प्रश्न और मुक्त प्रश्न। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें आप लोगों के ओपिनियन लोगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई पिक्चर देख लिया, तो आपको उस फिल्म का रिव्यू देना है, तो आप कैसे आपको अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको उस एक्टर की एक्टिंग कैसी लगी, तो आप ये नहीं बोलोगे कि अच्छी लगी, आप उसको एक्सप्लेन करो कि उसने ये सीन अच्छा परफॉर्म किया था, ये सीन, तो आप आपके ओपिनियन आगे रख रहे हो। सो ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल होगा। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप उस क्वेश्चन को बेसिकली एक्सप्लेन करते हो, आप उस क्वेश्चन को डीप में एक्सप्लेन करोगे, आप आपके ओपिनियन को आगे रखकर उस क्वेश्चन का आंसर करोगे। सो यहाँ पर आपका जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये भी इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक परिबद्ध प्रश्न। नेक्स्ट, रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्पफुल एज इट इज, अनियमित रैंडम प्रतिचयन सैम्पलिंग सहायक होती है क्योंकि यह। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आपकी जो रैंडम सैम्पलिंग है ये हेल्पफुल होती है क्योंकि, मतलब आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में रैंडम सैम्पलिंग जो है उनकी बेनिफिट आपको बताना है, उसका क्या आपका यूजफुल होता है, उसका प्रॉपर बेनिफिट बताना है, उसका क्या बेनिफिट होता है। आप अगर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को, आपके सैंपल्स को चुन रहे हो, तो मतलब कि जो जनसंख्या है आपकी पॉपुलेशन में से आप मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो और ये आपका सैंपल बन गई है। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप ये नहीं कहोगे कि आप मैं इस पर्सन को सिलेक्ट करूंगा, मैं इस पर्सन को सिलेक्ट करूंगा, मैं इस पर्सन को, बल्कि आप रैंडमली किसी भी तरीके से ले सकते हो। आपके यहाँ पर आप आपकी कन्वीनियंस, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से मेंबर्स को नहीं लेंगे, मतलब अब आपके अनुमान, आपके अंदाजे को आगे रखकर जनसंख्या में से आपके नमूनों को नहीं चुनोगे। सो इसे हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग का बेनिफिट क्या होता है, हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। So option A enables probability of selection of each unit in the population. So yes, यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। ऑप्शन ये बता रहा है सम्मिलित में सम्मिलित प्रत्येक इकाई के चयन की संभवता के संभव बनाता है। मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर्स के चुने जाने का चांस इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको कहा आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे, कुछ भी आप रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हो, आप ऐसा नहीं बता सकते यहाँ पर कि मुझे इस पर्सन को लेना है तो मैं इसी को लूंगा, आप ऐसा नहीं करोगे, बल्कि आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे। तो आप अगर रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो तो पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हर एक मेंबर के चुने जाने का चांस होता है, ऐसा नहीं होगा कि ये मेंबर आप कभी सिलेक्ट ही ना कर पाओ। आप रैंडम तरीके से सिलेक्ट कर रहे हो तो कोई भी सिलेक्ट होने का चांस हो जाता है।
सो रैंडम सैम्पलिंग यही होती है जिसमें पॉपुलेशन में से, आपकी जनसंख्या में से हर एक मेंबर के, हर एक व्यक्ति के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। देन हम रिमेनिंग ऑप्शन भी देख लेते हैं जो इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी, मेक सिलेक्टिव सैम्पलिंग, मतलब आप पॉपुलेशन में से ऐसे मेंबर्स को चुन रहे हो जो कि सिलेक्टिव हो, कुछ ही मेंबर्स को चुन रहे हो, मतलब जैसे अपने कन्वीनियंस, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग कि मैं इस पर्सन को ही चुनूंगा, मैं इस पर्सन को ही चुनूंगा, तो आप इस तरीके से रैंडम सैम्पलिंग में चूज नहीं कर सकते हो, ये रैंडम सैम्पलिंग का बेनिफिट नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये गलत है। चयनात्मक प्रतिचयन की प्रस्तुत करता है, ये गलत है आपका ऑप्शन। देन ऑप्शन सी, इट इज नॉट द सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन, नहीं, आपका जो रैंडम सैम्पलिंग ये सबसे सिंपलेस्ट डेटा कलेक्शन मेथड होता है। आप इससे सिंपलेस्ट तरीके से डेटा को कलेक्ट कर सकते हो क्योंकि आप पॉपुलेशन में से हर एक में रैंडमली चूज कर रहे हो। सो यहाँ पर आपका जो आप डेटा कलेक्ट करोगे हर एक मेंबर से, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है डेटा कलेक्ट करने का, याद रखिएगा ये। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है ये भी गलत हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, enables probability of selection of each unit in the population, मतलब पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर के सिलेक्ट होने का चांस आपका इक्वल हो जाएगा। And thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.